नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे कि हर ग्रह का प्रभाव क्या होता है लिविंग सिग्निफिकेशंस, मतलब जीव कारकत्व पर और नॉन लिविंग पर। तो आपको पता है कि हर भाव जो है वो किसी लिविंग सिग्निफिकेशन और नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन दोनों को रिप्रेजेंट करता है या इंडिकेट करता है। तो इसमें जो ग्रह हैं इनका क्या प्रभाव होता है हर ग्रह का। तो पहले तो हम ग्रहों को डिवाइड करेंगे दो कैटेगरी में। एक कैटेगरी है शुभ ग्रह और दूसरी कैटेगरी है पाप ग्रह। तो शुभ ग्रह में बृहस्पति यानी जुपिटर, शुक्र यानी वीनस, चंद्रमा यानी मून और बुध यानी मर्क्यूरी, ये 4 ग्रह आ गए। और जो पाप ग्रह है उसमें हम लेंगे सूर्य यानी सन। सन वैसे क्रूर ग्रह है, पाप नहीं है, लेकिन उसको भी इसी कैटेगरी में हम लेंगे क्योंकि प्रभाव उसी तरह उसका पड़ने वाला है। शनि यानी सैटर्न, तीसरा ग्रह है मंगल यानी मार्स और राहु केतु। राहु केतु भी पाप ग्रह में आते हैं। तो आप किसी भी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो ये ग्रह किस भाव में बैठे हैं ये आप देखेंगे, और फिर कहीं पर इनकी दृष्टि भी पड़ेगी तो किस ग्रह पर, किस भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है ये भी आपको चेक करना है। जिस भाव में ये ग्रह बैठे हैं अगर वो पाप ग्रह हैं तो वहाँ के जो लिविंग सिग्निफिकेशन है उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, और जहाँ दृष्टि पड़ रही है वहाँ के भी लिविंग सिग्निफिकेशन है उनको वो डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन जो नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन है उनको वो बढ़ाएंगे, या मतलब उनके लिए अच्छा है। इसी तरह से जो शुभ ग्रह हैं वो जहाँ बैठे हैं और जहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है वो क्या करेंगे, जो लिविंग सिग्निफिकेशन है उनके लिए तो अच्छा है, राइज होगा या बेनिफिट होगा। लेकिन जो नॉन लिविंग है उनके लिए वो कुछ बेनिफिट देंगे नहीं, उनके लिए कुछ राइज नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बृहस्पति सेकेंड हाउस में बैठा है तो सेकेंड हाउस का लिविंग सिग्निफिकेशन क्या है, तो वो है फैमिली। तो फैमिली में अच्छे रिलेशंस होंगे, ठीक है, हारमनी होगी, मिलनसार होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उसका नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन क्या है, वो है वेल्थ और बैंक बैलेंस। तो उसमें वो डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं होगा, वहाँ इनडायरेक्टली हो सकता है। वो जुपिटर का काम कर रहे हैं, वो फिर शनि किधर है, वो एक अलग चीज़ है। डायरेक्टली कोई बेनिफिट उनका नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन को नहीं होगा। इसी तरह से जो पाप ग्रह है वो बैठेंगे तो वो बेनिफिट करते हैं नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन को, लेकिन लिविंग सिग्निफिकेशन के लिए वो हानिकारक ही होते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं, उदाहरण। एक म्यूजिशियन थे, फॉरेन के थे, वो इंडियन नहीं थे। उनका शनि चौथे भाव में था, तो चौथे भाव से वो छठे भाव को देख रहा है, 10वें भाव को देख रहा है और पहले भाव को देख रहा है। तो पहला भाव होता है स्वयं का, खुद का, और उनके छठे भाव में चंद्रमा। तो जब शनि की महादशा आई और चंद्रमा की अंतर्दशा आई तो उनकी डेथ हो गई, देहांत हो गया। अब इसको लेकिन आपने ऐसा नहीं लेना है कि डिस्ट्रॉय करेगा तो हर समय पे डेथ ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हार्म होता है।
अब उनका शनि नीच का था, तो इसमें ये भी बात है कि ग्रह नीच का है उच्च का है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका असर आएगा ही। उनका शनि नीच का था फिर भी उनका देहांत हो गया। मेरा खुद का शनि चौथे भाव में नीच का है, छठे भाव में चंद्रमा है, उनके ऐसे ही है लेकिन मुझे अंतरदशा का तो याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि शनि की महादशा में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मुझे कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन एक्सीडेंट ज़रूर हुआ था, बस से गिर गया था मैं तो कुछ ना कुछ होगा। अब वो बड़ा होगा छोटा होगा ये एक अलग बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि दूसरी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ती होगी और भी कुछ है। और पाप ग्रह अगर चौथे भाव में होगा तो सुख, आपका सुख में तो कमी आएगी, आप परेशान रहोगे, वो मुझे खुद पता है। तो ये चीज़ ज़रूर वर्क करती है, सिंपल सूत्र है। हाँ, असर कब होगा? महादशा में होगा, ठीक है। अंतरदशा में भी हो सकता है लेकिन उसका असर कम होगा, महादशा में अच्छा खासा असर होगा। और नीच हो ऊंच हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा सूत्र है, आप डायरेक्ट देख सकते हो कोई कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है और दृष्टि कहाँ डाल रहा है, तो उससे आपको समझ जाएगा कि इस महादशा में क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ मतलब होगा, ठीक है।